Hello, guys. We are back again. This is our fifth episode and third part of UFOs and aliens. मेरे साथ अब्दुल्ला अली खान और मैं सैयद नुमान। अब्दुल्ला अली साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? बेहतरीन। फिटफाट। कैसा जा रहा कितनी है और दिन? निकालोगे भाई यूएफओस पे? नहीं, बस ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग ज़्यादातर वो करेंगे, पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करेंगे। और मैंने ज़्यादातर फ़िलासफ़ी को तो मैंने कभी ना पढ़ा है ना डिस्कस किया है, मगर एज़ आई नो कि यू लाइक फ़िलासफ़ी, मैं भी थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी में अभी स्टडी करना शुरू करूँगा। मुझे थोड़ी सी बुक्स बताएं अब्दुल्ला, ताकि मैं स्टडी करूँ एंड देन वी कैन डिस्कस कि हम दोनों क्या सोचते हैं अबाउट अ सर्टेन फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी कैन बी ऑफ एनीथिंग इफ़ यू वांट, ठीक है? So do let me know. But if you want to discuss political matters and different things, then we can discuss that as well in future podcast. मगर आज के लिए मेरे ख्याल में दिस इज़ इट। ये दिस इज़ अवर लास्ट एपिसोड। अगर फ्यूचर में कभी बनाएंगे, हमने एक अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी, ठीक है? तो उसमें हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अगर हमें कोई नया एलियंस के ऊपर मटेरियल मिलता है, कुछ नई चीज़ें मालूम होती हैं, तो हम उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे और उसको हम उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। सेम आई डिड विद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में हमने इतनी डिटेल में सर्च नहीं किया था, इसलिए मैंने एवोल्यूशन के ऊपर भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है। अगर हम कोई सेकंड पॉडकास्ट बनाएंगे एवोल्यूशन के ऊपर, तो हम उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है? हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट दिस? ये लेट्स गो विद यू। यू कैन स्टार्ट विद बॉब लज़ार इफ़ यू वांट, क्योंकि बॉब लज़ार के बारे में थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा था। बॉब लज़ार का जो करैक्टर है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, और मेरे हाल में सबसे फेमस विसल ब्लोअर है of 20th century. What do you यूएफओस think? ऐसे ही है यार। विसल ब्लोअर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, वो अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही ना एक माइक गैलेगर नाम का बंदा है, उसने एक अमेंडमेंट डाली है। मेरी ऑडियो आ रही है ना? मुझे तुम्हारी ऑडियो नहीं आ रही। मैं अपना अच्छा माइक हाँ। म्यूट कर देता हूँ बीच में। अच्छा, मुझे लगा मेरा वो ईयरफोन्स उतर गया। अच्छा, तो ये माइक गैलेगर एक बंदा है, इसने अभी फिजिकल ईयर 2023 की ना नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट डाली है। उसका नाम है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। उससे बेसिकली ये सीन होगा कि कोई भी विसल ब्लोअर है ना जिसके पास एविडेंस है यूएफओ से रिलेटेड, जो पेंटागन का ऑफिशियल रहा हुआ है या फिर उसने इस तरह प्रोजेक्ट आतिफ जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, एंड ही वांट्स टू कम आउट, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो आई बिलीव कि अभी 2 हफ्ते पहले ही एक्ट पास हुआ है, तो अभी हमें काफ़ी एविडेंस पे मिलने वाला है अगले कुछ सालों में। और विसल ब्लोअर्स में जहाँ तक बात है, यू राइट अबाउट बॉब लज़ार कि उसकी तो कंस्पिरेसी जो है, कंस्पिरेसी कह लो 30 साल से चलती आ रही है। 1989 में उसने बोला था ये कि मैं वर्क कर रहा था एरिया एस 4 में, सॉरी, एरिया 51 के 50 माइल साउथ एक जगह है, वहाँ पे काम कर रहा था, रिवर्स इंजीनियर कर रहा था। उससे पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी उसकी ये है कि बॉब लज़ार बेसिकली एलिजिड फिजिसिस्ट है। उसकी ये क्रेडिबल नहीं है क्योंकि इट हैजंट बीन अप्रूव्ड। उसका जो कॉलेज रिकॉर्ड है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, वो अभी भी ना ग्रे एरिया में है, नोबडी हैज़ कंफर्म दैट। तो बॉब लिज़ार ये कहता है कि 1982 में ना वो काम कर रहा था एक जगह पे, लॉस आलमोस, एक लैब थी वहाँ पे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह पे काम कर रहा था। तो उसको एक बंदा मिलता है, उसका नाम है एडवर्ड टेलर के नाम से बंदा है, जिसको आप कहते हो फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया था। तो वो उसको जॉब ऑफर देता है कि यार एक बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट है हमारे पास, आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, बड़ी आपको ना सीक्रेट चीज़ों के बारे में आपको काम करने में मिलेगा, यू विल गेट इंटेलिजेंस ऑन दोज थिंग्स, और आप फिजिसिस्ट हो, आपका नॉलेज भी हमें बड़ा वैल्यूएबल है। तो उसको वो ऑफर करता है एडवर्ड टेलर। 1982 में वो उसको ले जाते हैं नेवाडा। वहाँ पे जाके वो एरिया एस 4 एक फैसिलिटी है विच इज़ अ सब्सिडरी फैसिलिटी ऑफ ऑफ एरिया 51, 50 माइल साउथ ऑफ इट। तो वहाँ पे वो बताता है कि देर बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग 9 फ्लाइंग सॉसर्स, और उसका ये काम था कि उससे ना उनके एलिमेंट्स वगैरह देखने और सम हाउ डिज़ाइन द सेम फ्लाइंग सॉसर्स विच, जिसकी कॉम्पोजिशन उनके सामने है। और ही सेज के वो उसके एलिमेंट 115 बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड टाइटेनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द मेकअप ऑफ दीज फ्लाइंग सॉसर्स। अच्छा, मैं बात अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में रखेंगे, बॉब लिज़ार जो है ना कैरेक्टर, 30 साल से उसका नाम बड़ा मशहूर है एज द मोस्ट फेमस विसल ब्लोअर, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, उसके काफ़ी पीछे पास्ट में केसेस रह चुके हैं, लाइक ही वाज कॉट इन दिस
होर हाउस कंस्पिरेसी, जिसका डिटेल में जाना आई डोंट थिंक सो वुड बी डिजायरेबल, बट उसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इफेक्ट हुई, तो लोग ना उसको कहते हैं कि एग्जैजरेट करता है। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री निकाली, किताब लिखी एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर्स, उसमें भी एक नैरेटिव है कि अच्छा आई यूज्ड टू वर्क देयर। और जो रोगन के पॉडकास्ट पे आता है 2 घंटे वो एक ही बात करता है कि अच्छा आई वॉज वर्किंग हेयर, और मैं हॉलवे में से गुजर रहा होता था, मुझे नज़र आता था कि 3-4 जो हैं मेरी तरह के कोलीग्स, वो बातें कर रहे हैं बोनों से जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, और वो ग्रीन एंड ब्लूइश टाइप के हैं, और वो बड़ी वियर्ड एग्जैजरेशंस देता है, जिसकी वजह से ना लोग कहते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बहुत नहीं है। तो वो तो फिर भी ना आप फिर डिसाइड करोगे कि उसका क्या सीन है। मगर उसके वही मैं अलावा भी डिस्कस कर रहा था, ऑफ द पॉडकास्ट भी डिस्कस कर रहे थे। जिस जर्नलिस्ट ने इसकी स्टोरी ब्रेक की थी, जॉर्ज नैप की हम्म, हिस्ट्री है कि वो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज ब्रेक करता है। तो जॉर्ज नैप वो काफ़ी इसको बिलीव करता है कि ये बंदा बहुत क्रेडिबल है, और वो मतलब कि इसको एक तरह का मतलब अभी तक फॉलो करता है इस गाय इसके साथ दोस्ती है उसकी पर्सनल लेवल पे भी। और जॉर्ज नैप और बॉब लज़ार ने खुद भी रिसर्च अभी अभी तक रिसर्च करते हैं यूफोलॉजी के ऊपर, यूएफओस के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक, वो ये कहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड था एमआईटी का, उससे पहले जो हमने जहाँ जहाँ काम किया बॉब लज़ार ने, वो सब पहले अवेलेबल था। जैसे ये स्टोरी ब्रेक की बॉब लज़ार की, उसके बाद उन सब इंस्टीट्यूशंस जहाँ जहाँ बॉब लज़ार ने काम किया था, उन सब ने बॉब लज़ार की एकेडमिक जो स्टडीज़ थी उनको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एमआईटी ने कहा भई नहीं, इसने हमारे साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया। जहाँ-जहाँ इसने बताया कि मैं काम कर चुका हूँ, उन सब इंस्टीट्यूशंस ने पहले तो कहा कि येस ही वाज़ वर्किंग विद अस, मगर कुछ अरसे बाद कुछ केसेस में तो 1-1 साल वेट करने के बाद कहा कि भई नहीं, वी डोंट हैव एनी एम्प्लॉयी रिकॉर्ड और एनीथिंग, एम्प्लॉयी नंबर भी हमारे पास नहीं है इसका। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या ये लोग जो यूफोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं भई कि ये बॉडी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, सीआईए हमारे पीछे पड़ जाती है, सारे रिकॉर्ड्स गायब कर देते हैं, और व्हाट डू यू थिंक यार अबाउट दैट? इट कुड बी, क्योंकि स्पेशली ये वाला सीन के एमआईटी फर्स्ट एग्रीड कि हाँ ये हमारा, ही गॉट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एमआईटी। उसके बाद वो महीने डेढ़ के बाद जब रिपोर्टर्स दोबारा का अप्रोच करता है एमआईटी को, दे चेंज देयर नैरेटिव, तो दैट इज अ बिट फिशी। और उसका क्योंकि रिकॉर्ड जो है कॉलेज रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड वगैरह कहीं भी नहीं आप पा सकते, उसको ढूंढ नहीं सकते, इसी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ना कम है मार्केट में। तो बट वो जो नैरेटिव है कि एमआईटी रिवाइज देयर स्टेटमेंट, तो दैट काइंड ऑफ सॉल्व्स इट फॉर यू। बट स्टिल आप कह लो ग्रे एरिया, बेसिकली आप खुद डिसाइड करो क्रेडिबिलिटी क्या है। वो बस उसका नैरेटिव यही है कि जिन एलियंस से हमारी बात भी हुई, बात के अलावा मुझे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले ऑफ which talk about our interactions with aliens for over the past 10,000 years, और वो belong करते हैं, they're basically gray figures, gray colored aliens and they belong to this planet from the twin binary star called Zeta Reticuli। और वो ये बताता है, फिर इसके ऊपर रिसर्च होती है, और सितंबर 2019 में एक टीम बैठती है साइंटिस्ट वगैरह की, और वो चेक करती है कि डज दिस एड अप, but there is no extra solar planets or two binary planets like he said in the Zeta Reticuli system। उसकी वजह से फिर उसकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। बट खैर उसका नैरेटिव यहीं तक है, और वो कहता है कि मेरा मैं फायर इस तरह हुआ था कि वो ले गया था अपने दोस्त यारों को डेजर्ट में, विच वाज नियर एरिया 51 जहाँ पे वो काम करता था। तो वहाँ पे उसको स्पॉट कर लिया उससे कोलीग ने, उसने उसको रेट आउट कर लिया कि ये सिटीजन्स को ले आए यहाँ पे साइड पे। तो ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। तो ये उसका नैरेटिव था विच ही टॉक्स अबाउट अगेन एंड अगेन। और वही जो जर्नलिस्ट है जॉर्ज नैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जॉर्ज नैप ये भी क्लेम करता है कि आफ्टर दिस एक्सपोजर, जब ये स्टोरी एक्सपोज हुई, इसके बाद बॉब लज़ार ने इसको बाकायदा बताया कि किन किन डेज पे ऑफ द वीक या ऑफ द मंथ किस वक्त टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं ऑफ एलियन सॉसर्स। और उसके बाद जॉर्ज नैप कहता है कि मैं अपने साथ कुछ रिपोर्टर्स और कुछ कैमरामैन को भी लेके गया, और बॉब लज़ार के साथ कहते हैं बाकायदा हमने कुछ यूएफओस एरिया 51 में लैंड होते हुए, उड़ते हुए देखे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो भी मतलब कि एक तरह का देखा जाए उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास अभी तक फुटेज भी है। कभी कहते हैं कि कुछ फुटेजेस गुम हो चुकी हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और कहते हैं कुछ फुटेजेस हैं अभी भी। और कीपिंग इन द माइंड ये स्टोरी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? आई थिंक सो 1979 यू टोल्ड मी, यस?
1989। 89, सो स्टिल अराउंड लाइक बहुत ज़्यादा इतना भी दूर नहीं है, मगर फिर भी इट्स अ बिट ओल्ड। हाँ, स्टार्टेड वर्किंग इन 82, लेकिन उसने स्टोरी रिवील 89 में की थी। जीक्यू चैनल था, जीक्यू चैनल को उसने पहली दफ़ा इंटरव्यू की थी, और उसने निकाब पहना था, बेसिकली निकाब नहीं, शेडो में बैठा था और अपना फेस कवर किया था, और डेनिस की आइडेंटिटी, डेनिस के नाम से ना इंटरव्यू दिया था उसने। डिडंट रिवील हिज आइडेंटिटी अंटिल 3 इयर्स लेटर। 92 में उसने अपनी फेस के साथ इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि इसका वो भी लिया था, एक जो होता है लाइन मशीन जो होती है, जो डिटेक्ट करती है, लाइन लाइन डिटेक्टिंग मशीन, उस पर भी इसने ऑन द टीवी इसने इंटरव्यू दिया, तो मशीन पे था कि ही इज टेलिंग द ट्रूथ। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज वो जो मशीन है उसको भी आप में हाल में धोखा दे सकते हो, है ना, इफ़ यू वांट वो टू। प्रैक्टिस होती है, वो मैंने और सुना है प्रैक्टिस काफ़ी दफ़ा, बाय प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिसिंग योर हार्ट बीट और समथिंग। फिर उसके बाद ये भी था कि कहते हैं कि ये अपने कुछ दोस्तों को भी, बिफोर ब्रेकिंग द स्टोरी, अपने कुछ दोस्तों को भी लेके जाते रहता था वहाँ। वो कहते हैं कि इसके जो दोस्त हैं वो भी उन्होंने भी टेस्टिफाई किया है कि हाँ, ये हमें लेके गया था, और वहाँ हमने एरिया 51 में कुछ फ्लाइंग सॉसर्स देखे थे उड़ते हुए। तभी तो फायर हुआ था। वो इसके अलावा इसने हमें हाल में कुछ और भी बताया था कि इसके शायद फ़ोन फ़ोन भी टेप हुए हुए थे इसके, और घर यार के। उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, W2 डॉक्यूमेंट उस चीज़ का नाम था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, लेकिन वो फॉर्म दिखाया था, वो पता चला बाद में कि नकली फॉर्म है। उसकी वजह से फिर उसकी कैपेबिलिटी इफेक्ट होती है, लेकिन एनीवे ये नैरेटिव सामने आपके, आप डिसाइड कर लो कि व्हाट यू वांट टू थिंक ऑफ दिस। बल्कि चलिए डॉक्यूमेंट्री ठीक है। देख लो ना उसकी, एरिया 51 एंड द फ्लाइंग सॉसर्स, वहीं से पता लग हम्म, जाएगा। इसके अलावा आता है लुई एलिजोंडो आता है बंदा। ये थोड़ा मेरे ख्याल ज़्यादा इसका बेहतर नैरेटिव है देन बॉब लज़ार। ये प्रोजेक्ट आतिफ की हमने बात की थी लास्ट लास्ट एपिसोड में, सेकंड यस। इन द यूएफओ सीरीज, और वो हम्म। है प्रोजेक्ट आतिफ का ना, लीडिंग ऑफिसर था। प्रोजेक्ट आतिफ बेसिकली प्रोजेक्ट था टॉप सीक्रेट पेंटागन का, और लुई एलिजोंडो कहता है कि उसने उस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इंटरव्यू वगैरह किए पायलट्स वगैरह के, जिनकी इंटरेक्शन हुई है विद सम वियर्ड एलियंस, या फिर सम ऐसी कोई यू यूएपीज जो रेडार पे ना, मतलब वियर्ड रेडार एक्टिविटी आप कह लो, उस सबके केसेस उसने ना किए, इंटरव्यू लिया उन पायलट्स का। तो सारे पायलट्स का ना तकरीबन 2/3 ऑफ द पायलट्स सेड कि हम जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए ना ऑफ दोज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे हफ्ते हफ्ते तक ना सनबर्न्स थे, और फिर बाद में हमने चेक कराया तो पता लगा कि ये रेडिएशन बर्न्स हैं। और दैट वाज अ वियर्ड थिंग, क्योंकि द स्टोरी चेक्ड आउट विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम के सनबर्न्स, रेडिएशन बर्न्स वाला वाला नैरेटिव। इसके अलावा ये है कि वो ये भी बात करता है कि स्पेस टाइम वार्पिंग भी हुई थी, काइंड ऑफ, कि आपने ना लगाया 5 मिनट्स वर्थ ऑफ फ्यूल, और पायलट के लिए आधा घंटा गुजर गया, एंड द क्लोजर ही गॉट टू द यूएफओ, उतना ज़्यादा टाइम और स्पेस का वार्पिंग उसको फील हो रही थी। तो ये जब मैंने चीज़ सुनी ना, आई डिडंट बिलीव इट, बट इट कुड बी ट्रू, कुड नॉट बी ट्रू। ये लुई एलिजोंडो का नैरेटिव था, और इसने ये भी कहा था कि इसको जब इसने ये रिवील की थी ना स्टोरी, तो ऑफिसर्स वगैरह उसको फॉलो करते थे, पेंटागन के ऑफिसर्स ऑफिशियल्स वगैरह, एंड दे यूज्ड टू फॉलो हिम एवरीवेयर, उसको डिफेम करते थे कि वी फायर्ड हिम फॉर हिज इनकॉम्पिटेंसी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यार ये जो तुमने अभी मुझे बात बताई है ना, अबाउट सन बर्न, रेडिएशन बर्न्स एंड टाइम वॉर्पिंग, इसी के बारे में जब मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, जो मैंने बताया था जोसेफ हेलन हाइनेक के बारे में, हु वाज द लीडिंग रिसर्चर ऑफ प्रोजेक्ट ब्लू बुक। तो प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर इन लेट 1940s, अमेरिका में और थ्रू आउट वेस्ट बहुत ज़्यादा एलियन साइटिंग्स, एलियन क्राफ्ट की साइटिंग शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि उनको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, to gather all the alien sightings from within Air Force and from public as well। तो ये सारी एलियन साइटिंग्स पब्लिक भी रिपोर्ट कर सकती थी, और कोई भी पायलट एयर फोर्स का वो भी आके रिपोर्ट कर सकता था। तो इसका जो लीडिंग रिसर्चर था जोसेफ एलन हाइनेक, वो जब उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, ही वाज वेरी स्केप्टिक। और उसने कहा था, उसका एक कोट है
प्रोजेक्ट के स्टार्ट में उसने एक खुशी-खुशी कहा था कि आई एम रेडी टू डिबंक ऑल दिस एंड आई विल एन्जॉय डूइंग इट। वो समझता था कि ये सारा बीएस है, इस तरह की चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती, कोई एलियंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बस एक फैंटेसी है। कुछ लोगों ने बट ही फेमस लेटर होने के बिलीव्ड लिए इट। Yes, by the end of 1960s and 19 and starting of 1970s, जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ही वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। ठीक है, ही बिलीव्ड इन यूएफओज बिकॉज उसने उसका ये नैरेटिव था कि मुझे इतने ज़्यादा एयरफोर्स पायलट्स की मुझे जो विटनेसेस मिले जिन्होंने ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे थे, उन सब को जो सनबर्न मार्क्स होते थे वो रेडिएशंस की वजह से होते थे। वो सनबर्न नहीं होते थे, वो रेडिएशंस की वजह से होते थे। मगर एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा कि यूएफओस की तरफ जो अमेरिकन एयरफोर्स के जो चीफ जो था अमेरिकन एयरफोर्स का, वो और उसके जो साथ के जो ऑफिसर्स का जो नैरेटिव था वो बहुत चाइल्डिश था। मतलब कि वो यूएफओस के मतलब किसी भी चीज़ को डिस्चार्ज कर देते विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट, विच ही थॉट वाज रियली चाइल्डिश और बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ यूएफ अमेरिकन एयरफोर्स पायलट्स केम फॉरवर्ड जिन्होंने जिनके बाकायदा रेडिएशन मार्क्स थे, जिन्होंने सिमिलर चीज़ें बताई कि जैसे ही वो उस एयरक्राफ्ट को देखते उसके करीब जाते उनको टाइम वॉपिंग इफ़ेक्ट्स उनको फील होते। और मज़े की बात ये है कि इन सब में एक पैटर्न था, यूँ नहीं था कि कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, ठीक है? मगर उसको एक डिसहार्टेड इस वजह से हुआ कि नो मैटर हाउ मच मटेरियल दे गैदर्ड, हाउ मच एविडेंस दे गैदर्ड, Air Force would just throw it out, like there are no aliens, no UFOs, this is all bullshit. तो उसकी वजह से जोसेफ एलन हाइनेक था, वो एट द एंड ऑफ हिज रिसर्च बाय 19 इस एट द एंड ऑफ 1960s उसने ये कहा था कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद माय वर्क, कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया। उसने ये भी कहा कि हमारे पास एक कोई सिस्टम नहीं है कि हम इस तरह के इवेंट्स को क्लासिफाई कर सकें, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई भी इवेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेररिस्ट अटैक होता है तो उसकी भी डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है? एक होता है सुसाइड बॉम्बिंग, एक होता है स्लीपर सेलिंग, ठीक है? एक होता है मतलब कि एग्रीवेशन, एक होता है मैस शूटिंग या पब्लिक शूटिंग। इसी तरह वो कहता है हमें यूएफओज़ के अंदर भी कैटेगरीज़ बनानी पड़ेंगी यूएफओ साइटिंग्स के अंदर, ठीक है? वो कहता है मगर एट द सेम टाइम वो ये बिलीव करता था कि जो अमेरिकन एयर फोर्स है वो इस बारे में सीरियस नहीं है, और नो मैटर हाउ मच एविडेंस वी डू कलेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल नॉट गोना बिलीव और इवन गिव इट अ सेकंड थॉट कि ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके बारे में मुझे पढ़ के बहुत हैरानी हुई। और जब उससे लोग ये पूछते थे कि अगर आप स्केप्टिक से आपका माइंड चेंज हुआ है तो एविडेंस कहाँ है, तो वो ही यूज्ड टू से लाइक देयर इज सो मच एविडेंस, लाइक इट्स लाइक पुटिंग रिचेस टू शेम। इट्स लाइक अ प्रोवर्ब, मतलब कि इतना ज़्यादा एविडेंस है हमारे पास कि यू गाइस कैंट इवन कॉम्प्रिहेंड। सिर्फ प्रोजेक्ट ब्लू बुक में अराउंड 3000 विटनेसेस थे, जिसमें पब्लिक विटनेसेस भी थे और अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर से भी जो थे विटनेसेस वो भी थे। सो प्रोजेक्ट ब्लू बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ यार, सारे देखें, प्रोजेक्ट ब्लू बुक देखें एक तो, और दूसरा एनाक्नॉलेज देखें, तीसरा बॉब लजार की भी देख लें, एरिया 51 एंड द फ्लाइंग सॉसर्स। तो उससे आपको फिर समझ आएगी नैरेटिव असल में है क्या। बिल्कुल, नो डाउट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ क्लिप ऑफ इसी में जोसेफ हाइलैंड इसकी मैं एक क्लिप शेयर करूँगा। If you can, I'm gonna share my screen now. The CIA now would enter the picture by convening a panel of top scientists to examine the UFO phenomena. The CIA's concern was that recent waves of sightings might constitute a threat to our national security. The thinking was that the enemy could exploit UFOs as a decoy in the preparation for an attack on the United States. 5 outstanding scientists and various Air Force and CIA representatives were to meet on Wednesday, January 14th, 1953.
Among the panel members was one associate member who was destined to have more experience with the UFO phenomena than any other American scientist to date, Dr. J. Allen Hynek, astrophysicist and head of the astronomy department of Northwestern University. I was called into the meeting on Thursday. The panel members were seated around this table. It was a rather somber and impressive occasion, actually. I was a junior member, and I remember feeling considerably nervous and apprehensive about being in front of this powerhouse of scientists. But then for the past 4 years, I had been scientific advisor to the U.S. Air Force on this very problem. There were two films that were of particular interest to the panel at that time. One was a film taken by a Navy officer while on vacation in Utah, near Tremonton, Utah, and the other was a film taken in Great Falls, Montana, by the owner of the local baseball team. The Utah film had already been subjected to some 1,000 or so man-hours of analysis by the Navy's Photographic Interpretation Laboratory. So the panel got up from their chairs and crouched around the wall to examine the films, and they asked to have the films run several times, as a matter of fact. Now, the Navy had, on the basis of their detailed analysis of the Utah films, they had concluded that the objects shown on the films could not be birds, balloons, aircraft, and so forth, but indeed that they were self-luminous, unidentified objects. Despite this conclusion, the panel rejected it and concluded that the objects were birds. They couldn't be unidentified, therefore they had to be birds. I came away from the meeting and from the room with the distinct feeling, however, that the panel had deliberately moved to debunk the whole subject and not to give it the serious scientific attention which it deserved. So here you can see what I was talking about. कि इसमें बस एग्जांपल शो किए कि डॉक्टर एलन हाइलेक डॉक्टर एलन हाइलेक ने ये वही सेम बात वो इधर भी कर रहा है कि उन्होंने जब इसको जस्ट डिस्चार्ज कर दिया कि दीज कुड बी फ्लाइंग बर्ड्स. कौन सी फ्लाइंग बर्ड्स इस तरह की लाइट एमिट करती हैं यार वाइल्ड फ्लाइंग? अजीब सी बात है. और वो भी यही कह रहा है कि विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट दे जस्ट डिस्चार्ज्ड इट एंड जस्ट गेव इट लाइक इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एरियल फिनोमेना और समथिंग. ठीक है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन दिस काइंड ऑफ विसल ब्लोअर्स या फिर इन दिस काइंड ऑफ फुटेजेस. मगर एट द सेम टाइम हमें एक ओपन माइंड भी रखना चाहिए कि देयर कैन बी सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या ईटीज या यूएफओज who might be trying to get in contact with us. बिकॉज कुरान पाक में भी हमें एविडेंस मिलता है कि अल्लाह ताला ने, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, अब जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं एक जहान का या दो जहान का या तीन जहान का मालिक हूँ. अल्लाह ने कहा मैं तमाम जहानों का मालिक हूँ. ठीक है. इसमें अल्लाह ताला तमाम डायमेंशंस की भी बात कर सकते हैं. ठीक है. इसमें अल्लाह ताला तमाम दुनियाओं की बात कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए, तमाम आसमानों की. ठीक है. तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमें we should keep an open mind. What do you think about that? है कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. Yep. So, if you know, last time when we discussed, we were talking about a documentary named Unacknowledged. है कि नहीं? Unacknowledged बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, मगर अगर किसी ने देखनी है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon Prime. It's called Unacknowledged by Dr. Stephen Greene. So Dr. Stephen Greene is a very fascinating character in this ufology story. तो डॉक्टर स्टीवन ग्रीड नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ था, शार्लेट के एक छोटे से टाउन में. और उसका ये कहना है कि जब मैं छोटी सी उम्र से ही मेरे साथ इस तरह के पैरानॉर्मल और एक्सपीरियंसेस होते रहे थे जिनमें मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ कांटेक्ट किया था. बट आई वॉन्ट गेट इनटू इट बिकॉज इट्स मुझे बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वो इतना फैसिनेट नहीं करता, बिकॉज इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. और डॉक्टर स्टीवन ग्रीन के बारे में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर स्टीवन ग्रीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने मई 9, 2001 को
अमेरिकन नेशनल प्रेस क्लब में अराउंड विद 20 यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ इसने एक मीटिंग की थी, ठीक है, विच वाज द मोस्ट वॉस्ट मीटिंग ऑफ नेशनल प्रेस क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस टेलीविजन। इसमें इसके साथ 20 यूएस और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे जिन्होंने टीवी पे आके बकायदा टेस्टिमनी दी थी कि हमने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे अराउंड न्यूक्लियर साइट्स। उसमें कुछ एयरफोर्स के पायलट्स भी थे जिन्होंने कहा था कि हमने अब बकायदा इनको चेज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शो किए सीआईए के और एफआईए के और पेंटागन के, showing that these guys are still researching on UFOs. In some cases they are even back engineering UFO aircrafts, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर स्टीवन ग्रीन ने ये भी बताया कि अराउंड 40 टू 80 बिलियन डॉलर्स इस तरह के ब्लैक प्रोजेक्ट्स या सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो यूज़ करती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो ये भी कहता है कि इन सब यूएफओस को जो बैक इंजीनियर करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि अमेरिकन एयर फोर्स इसको आउटसोर्स करती है टू प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि इफ़ यू हैव heard the name of क्या नाम था, skunk works, have you heard about skunk works? Skunk works is a small आपके लिए a small division of I forgot the name of that contractor, what's it called, let me research. लॉकहीड मार्टिन, तो लॉकहीड मार्टिन जो है एक एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। वो यूएस यूएस मिलिट्री की डिवीज़न नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो यूएस मिलिट्री की डिवीज़न है। नो, इट्स नॉट। ये एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, जिस तरह इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, इट्स अ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो कि नासा के लिए रॉकेट्स बनाता है कि नहीं? एट द सेम वे अमेरिकन एयरफोर्स के पास जो भी नए टेक्नोलॉजी के जो एयरक्राफ्ट बनते हैं और जो अब का और जिनको अमेरिकन एयरफोर्स अप्रूव करती है फॉर मेकिंग, ये सारे जो हैं ये लॉकहीड मार्टिन और जेपीएल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और फिर इनके बीच में बाकायदा कंपटीशन होता है, फिर अमेरिकन एयरफोर्स इनको चूज़ करती है कि इनमें से कौन सा होगा वो बनेगा। तो एट द सेम टाइम ये जो लॉकहीड मार्टिन था, लॉकहीड मार्टिन की एक डिवीज़न है स्कंक वर्क्स। और डॉक्टर स्टीवन ग्रीन ये कहता है कि स्कंक वर्क्स इज़ इन्वॉल्व्ड इन बैक इंजीनियरिंग ऑफ दीज टेरेस्ट्रियल व्हीकल्स, ठीक है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं सीआईए वॉल्ट से, और ज़्यादातर ये क्लेम करते हैं कि इनको बाकायदा कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने दिए हैं, मगर दोस्त पीपल, और साथ ये भी क्लेम करते हैं कि दोस्त पीपल आर नॉट ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड बिकॉज उनको रिस्क है कि उनकी फैमिलीज को हार्म हार्म किया जाएगा या फिर उनको मार दिया जाएगा। जैसे कि तुमने अभी बताया था पॉडकास्ट के शुरू में अबाउट दिस विसल नेशनल ब्लोअर। डिफेंस एक्ट। Hmm. So hopefully, in near future, we will see more people coming forward and telling us about these kind of secret projects. यार मुझे यू वर टेलिंग अबाउट ये स्टीवन ग्रीन ही था ना, ये मेडिटेशन वाला बॉय जो पहाड़ों में ले जाता था दोस्तों को। यस यस, बिल्कुल यही है। इसलिए मैं ज़्यादा इसके पास्ट में नहीं गया क्योंकि उसमें अजीबोगरीब चीज़ें बताई हैं इसने अपने पास्ट में। इसे तो क्लिप बकायदा दिखा दे, इसकी कोई मसला नहीं, दिखा दे क्लिप। द ऑडियंस विल डिसाइड बेशक क्रेडिबल है कि नहीं। वो तो मैंने अभी बंद कर दी है, मगर बेसिकली ये डॉक्टर स्टीवन ग्रीन है, ये काफ़ी, ये एक तरह का वो भी है, मेडिटेशन टीचर भी है, ठीक है। और इसने अपनी मेडिटेशन सीखने के लिए बकायदा एक यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था, क्योंकि इसने मेडिटेशन इसलिए सीखी क्योंकि ये बिलीव करता है कि अगर इफ़ वी मेडिटेट and if we put our mind energy in trying to find ETs or trying to contact them in a peaceful environment, after some time extraterrestrials can show up, ठीक है। इसके उसका ये कहता है कि इसकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नोन एज CSETI, ठीक है। इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मीन्स, मगर उसका एक प्रोटोकॉल है CE5। CE5 प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये लोग मेडिटेशन करते हैं, आपस में चैंटिंग करते हैं, ठीक है, 5-6 लोग बैठ के, जितने भी हो जाएँ, चाहे 100 हो जाएँ, 200 लोग बैठ के आपस में बैठ के मेडिटेट करते हैं और सब फोकस करते हैं और इन कॉलिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। और फिर ये क्लेम करता है कि इस तरह के प्रोसीजर में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आते भी हैं हमारे एरिया में, जिस एरिया में जैसे कि किसी फार्म एंड लैंड पे
ये लोग इस तरह का प्रोसीजर कर रहे होंगे, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि बाकायदा हमें वहाँ उसी फार्म लैंड पे यूएफओ साइटिंग्स भी होती हैं, विच इज़ रियली क्रीपी। So I don't know if these kind of if these are extraterrestrials या फिर ये कोई और चीज़ें हैं कि नहीं, कोई इंटरडायमेंशनल बीइंग्स हैं, है कि नहीं? कि यार कैसा हो यार सकता आई है अगर वुड हैव कोई। बॉट दैट, आई वुड हैव बॉट दैट अगर तो ये रोजवेल इंसिडेंट को कवर अप ना करते बाय सेइंग कि वो वेदर बलून का डेब्री है, जबकि हमें बताया है काफ़ी ज़्यादा। मार्शल जो था इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो बता रहा है कि उसकी जो डेब्री थी इट वाज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो फिर तो वो कवर अप है, जब आपने पकड़ लिया गवर्नमेंट को झूठ बोलते हुए, तो व्हाई वर दे लाइंग अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस? कुछ तो वही होगा ना, ना। मगर यस यस इट माइट बी। तो यार सो यही प्रॉब्लम है कि ये सारे जो विसल ब्लोअर्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड होता है या इनकी जो बाद में जिनका जो नैरेटिव बन जाता है, वो इस तरह का बन जाता है कि वी कैंट रियली डिफेंड इट, यू नो। हम्म। अब आई डोंट बिलीव, अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो पहाड़ों के ऊपर जाए, मार्गला मार्गला हिल्स के ऊपर जाए दोस्तों के साथ, जाके जाके चर्च या गांजा फूंक के सब भाई दूसरे के हाथ पकड़ के चीखें मारें, या फिर मेडिटेट करें बैठ के, और फिर एलियंस आ जाएंगे वहाँ। मगर इफ़ यू फॉलो दिस गाइस देन यू शुड डू इट, बिकॉज वो भी यही कहता है, उसका सारा प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम ही है। तो ये मुझे नहीं लगती, और काफ़ी ज़्यादा लोग, सिर्फ ये नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग अराउंड द वर्ल्ड बिलीव दिस, कि अगर आप मेडिटेट करो, अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो थ्रू योर माइंड, extraterrestrials will show near your house, you will see a flying spaceship or something, and then these people takes pictures। बकायदा इसके पास पिक्चर्स भी हैं जिसने शो किए हैं, जैसे कि मैं तुझे दिखाया था अभी हम्म। इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, मैं वो दिखाना अनएक्नॉलेज्ड ही का चाहता। पार्ट था वो। नहीं नहीं, वो इसी डॉक्टर शिवन ग्रीर की अलग से एक और डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करता है। तो अभी मैं इसलिए दिखाना ही चाह रहा क्योंकि आई डोंट वांट कॉपी स्ट्राइक ऑन दिस चैनल। तो मतलब तो ये एक तरह की चीज़ें जो विच इसी वजह से हमें कभी इन पे यकीन भी नहीं करना चाहिए, और यूँ भी नहीं करना चाहिए कि हम हर आइडिया को डिसमिस कर दें, है कि नहीं? यार ये या तो इन सब ने ये पढ़ी है किताब द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के ऊपर, रोना जिन भूत हैं ये यूएफओस वगैरह जब याद करो तो आ जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है यार। या फिर ये भी हो सकता है कि लाइक लाइक मैनी पीपल, मैनी रिसर्चर्स सेड कि आप उनसे ब्रेन वेव्स के थ्रू कांटेक्ट करते हो विद शॉर्ट बर्स्ट ऑफ, क्या कहते हैं यार, माइक्रो बर्स्ट कह लो आप। तो दैट कुड बी व्हाई दे आर मेडिटेटिंग टू टू कांटेक्ट एलियंस, या तो डीएमटी कर रहे हैं सारे ये। बिल्कुल, मगर एट द सेम टाइम मैं इस बंदे की जो बात करूँ डॉक्टर स्टीवन ग्रीर की, ये इसलिए लोग इसको इतने इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसने रिसर्च बहुत की हुई है, ठीक है? इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके पास जो आर्काइव्स हैं, इसने हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स की इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि इसके पास रिसोर्सेज हैं कि ये आपको एविडेंस, इतना ज़्यादा एविडेंस दिखा देता है कि अगर आप उसको देखोगे एविडेंस, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखो अनएक्नॉलेज, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देख के सर पकड़ लोगे यार, देयर इज सो मच एविडेंस। तो और ये बकायदा आपको पता है, उसका पता है लैरी किंग का? लैरी किंग इज़ अ फेमस रेडियो होस्ट इन अमेरिका, बहुत फेमस रेडियो होस्ट था, जिसका बाद में जाके एक टीवी प्रोग्राम भी, टीवी शो भी आया था, जैसे कि जिमी किमेल का नहीं होता टीवी शो, हम्म। उस तरह का। तो लैरी होस्ट का जो टीवी शो था बहुत फेमस था 1990s में, तो उसमें भी ये आया था। ही इज़ रियली फेमस, ये नहीं कि फेमस नहीं है यहाँ पे गली से उठ के आ गया है। उसमें भी इसका अपना एक स्पेशल शो था लैरी किंग के साथ। तो मेरे ख्याल में यार इसको हम अभी के लिए अपनी जो पॉडकास्ट, इसको लास्ट पॉडकास्ट करते हैं अबाउट एलियंस, बिकॉज आई थिंक सो दिस इज इनफ। मे बी इन फ्यूचर इफ़ वी गैदर मोर एविडेंस, क्योंकि मैं साथ साथ देखता रहता हूँ, रिसर्च करते रहते हैं, तू भी करता रहता है। अगर कोई और विसल ब्लोअर्स आते हैं, इस तरह की और स्टोरीज आती हैं, तो हम लोग फिर करेंगे इंशाल्लाह। यार अभी तो बहुत एविडेंस आना है, स्पेशली आफ्टर ये नेशनल डिफेंस एक्ट, जब उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी है वेसल ब्लोअर्स को। अभी 2 हफ्ते पहले का सीन है। हाँ वही, और एक बड़ी बात है कि हमने तो वो डिस्कस ही नहीं किया, टिक टैक यूएफओ वीडियोस, अपनी अपनी तीनों पॉडकास्ट में। अगर किसी को नहीं पता उसके बारे में, यू कैन सर्च अप अबाउट टिक टैक वीडियोस ऑन यूट्यूब। वो जो पायलट था जिसने वो बकायदा उन यूएफओस को चेज किया था, वो जो रोगन की पॉडकास्ट पे भी आया था। ही इज स्टिल वर्किंग इन अमेरिकन एयरफोर्स, ही इज़ अ पायलट, ठीक है? और उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। वो टिक टैक वीडियो है, उसको बकायदा ऑन किया है
अमेरिकन एयरफोर्स ने कि हाँ ये असली वीडियो है। What do you think? Do you have any more thing to add? यार भाई इसी के बारे में पढ़ रहा था। लास्ट दोनों पॉडकास्ट पे हमने ये बात डिस्कस की है कि काफ़ी, मतलब ये बात तो सबसे बड़ी जनरलाइजेशन है ना कि फैक्ट है कि जितना भी यूएफओ इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें जो इंटरेक्शंस हुई हैं पायलट्स वगैरह के साथ, उन्होंने कहा कि जो हमने स्पॉट किए हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, देवर उनकी कॉम्पोजिशन जो थी, जिस तरह रोजवेल इंसिडेंट का जो क्रैश था उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियर किया, तो उसकी जो मटेरियल से दे वर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ। तो लुई एलिजोंडो भी ये कहता है कि उसके प्रोजेक्ट आतिफ के दौरान ना, जो उसकी 3 से 3,500 साइटिंग्स थी, तो दे डिडंट शो अप ऑन द रेडार। और सरप्राइजिंग बात यह है कि आपका जो यूएस का टॉप से टॉप सीक्रेट भी कोई एयरक्राफ्ट होगा ना, तो इट ट्रेवल्स ऑलमोस्ट एट द सेम स्पीड ऑफ 11,000 miles एज द यूएफओज एंड अराउंड 70,000 फीट इन द स्काई, लेकिन द यूएफओज टर्न राइट और लेफ्ट इंस्टेंटली। लेकिन आपका जो टॉप सीक्रेट भी एयरक्राफ्ट होगा ना, मतलब टॉप का, तो वो भी ना, इफ इट टर्न्स राइट और लेफ्ट, तो लुई एलिजोंडो सेड के आपकी ओहायो की आधी स्टेट गुजर जाएगी, उतना डिस्टेंस पार करने के बाद यू विल टर्न आइदर राइट और लेफ्ट। यू कांट टर्न राइट और लेफ्ट इंस्टेंटली, नाइदर कैन यू सबमर्ज अंडर वाटर एंड मेंटेन योर प्रोग्रेशन, जो कि यार यूएफओस जबकि पे करते हैं। अभी जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है F-32 रैप्टर जो है अमेरिकन एयरफोर्स का, वो भी टर्न लेने में वो पता है करता है, वो अपना स्पॉन्टेनियसली अपना इंजन ऑफ करके और मतलब कि अपनी विंग का स्पैन चेंज करके वो 90 डिग्री टर्न लेके फिर दोबारा अपना इंजन स्टार्ट करके वो इस तरह टर्न लेता है। बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक मनोवर F-32 रैप्टर इतना महंगा है कि उसका एक एक F-32 रैप्टर बनाने के लिए अराउंड $200 मिलियन लगते हैं। सो हमारा तो वही बात होने की जो यूएफओज हैं, दे आर मेकिंग 90 180 डिग्री टर्न्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सोनिक बूम भी नहीं हो रहा जब व्हेन दे आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, ट्रैवलिंग मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, कोई सोनिक बूम भी नहीं है, ठीक है। हाँ। और वही ना, वो भी था। और सबसे तो बड़ी यार बात ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से फिर, क्योंकि ये तो पोजेस ही नहीं करते ना टॉप सीक्रेट एजेंसीज भी आपकी। और यार तूने वो भी सुना है, एक बात ये भी सुनी है कि यू नो अबाउट निकोल टेस्ला? यस, हम्म। निकोल टेस्ला ने जो डिस्कवरीज की थी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो उसने बहुत ज़्यादा जो उसने रिसर्च की थी, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बारे में ये कहते हैं कि जब वो मरा था उसके घर में उसकी जो रिसर्च थी वो सारी CIA ले गई थी और आधी रिसर्च उसकी UK की गवर्नमेंट ले गई थी, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि उसको उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको कोई फंड नहीं करता था, ही डिडंट हैव एनी मनी और फंडिंग टू कैरी ऑन दिस प्रोजेक्ट्स। मगर फिर भी वो उसने बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च किया। और ये कहते हैं कि उसकी जो रिसर्च थी उसको एक तरह का CIA ने छुपा लिया, ठीक है, अपने डीप प्रोजेक्ट्स में, और उसको दोबारा से यूज़ किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो एलियन एयरक्राफ्ट हैं ये उसकी मदद से भी बन सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू नो अबाउट द गोल्ड टैक्स? यार अगर बन सकते होते तो आई बिलीव के बन चुके होते। और जितने भी विसल ब्लोअर्स हैं ना, स्पेशली लुइस एलिजोंडो जो पेंटागन का इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ऑफिसर था, तो वी माइट हैव हर्ड अबाउट इट नाउ कि आपने रिवर्स इंजीनियर कर लिए, कर भी लिए होंगे। जिस तरह बॉब लिजार की अगर नैरेटिव सही है कि ही वाज वर्किंग इन एरिया एस4, तो और सबसे माइट बड़ी हैव बात बीन। ये है कि जैसे कि मैं डॉक्टर स्टीवन गिल के बारे में बताया था, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हमें हमसे एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है ना साइंटिफिक इन्वेंशंस का, वो छुपाया गया है। लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि अभी भी दुनिया में ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल्स यूज़ ना करने पड़े, ठीक है। हमें हमारी जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर वो साइंटिफिक इन्वेंशंस को लाया जाए, पब्लिक किया जाए। मैंने तेरे से वो भी शेयर किया था, अमेरिकन पेटेंट लॉ भी शेयर किया था इस हवाले से, इफ़ यू रिमेंबर। अमेरिकन पेटेंट लॉ ये है कि इफ़ यू इन्वेंट एनीथिंग, यू हैव टू गेट अ पेटेंट फर्स्ट टू मैच मैन्युफैक्चर इट, ठीक है। जब तक आप पेटेंट नहीं मिलता आपको, आप उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते उसको, और वो चीज़ आपकी है भी नहीं चाहे आपने इन्वेंट की है, ठीक है। और अगर उसका पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर अब रिजेक्ट हो जाता है, तो देन यू कैन नेवर टॉक अबाउट इट। और ज़्यादातर केसेस में अगर पेटेंट को गवर्नमेंट ले लेती है,
यू कैन डू एनीथिंग इन दैट केस एज वेल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इसके बारे में ये कहते हैं कि हर साल अमेरिका में अराउंड, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, अराउंड 500 to 800 पेटेंट्स जो हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेती है। एंड वी नेवर नो व्हाई। ये सारे पेटेंट्स किन चीज़ों के हो सकते हैं? ये मेडिसिन के भी हो सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं। तो इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट डू हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा दुनिया की सारी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी। ह्यूमैनिटी के जो सबसे बड़े-बड़े मसले हैं अबाउट फूड, अबाउट एनर्जी, वो सारे हल हो जाएँगे। हमें फॉसिल फ्यूल भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। मगर डेलिबरेटली गवर्नमेंट इसलिए छुपा रही है सो दैट वी डिपेंड अपॉन फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स खरीदें, बिकॉज़ फॉसिल फ्यूल खरीदने से वी आर benefiting the big oil industries, big big families, corporate families who are making a lot of money, who own banks, who own oil companies, who own medicine companies. अब पता है कैंसर इज अ वेरी बिग बिजनेस। कैंसर कैंसर की कीमोथेरेपी कितनी महंगी है। ये तो पाकिस्तान में है कि इमरान खान ने मुफ्त का हॉस्पिटल बनाया है, मगर कैंसर की जो ट्रीटमेंट है इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये कह रहे हैं कि कैंसर इज़ अ वेरी बिग बिजनेस। कैंसर की थेरेपी में इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है। और मसला ये है कि अगर कोई मेडिसिन की कैंसर की कोई मेडिसिन आ जाती है, व्हाट डू यू थिंक, वो सारी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो कैंसर ट्रीटमेंट की जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री, वो। वो कहाँ जाएगी? तबाह हो जाएगी। इट विल बी हुँ, फिनिश इजीली, यू नो। इसी तरह दे से द सेम अबाउट ऑयल इंडस्ट्री। अगर लिटरली आज से हमारे पास कोई ऐसा सोर्स मिल जाता है, ठीक है, जिससे हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है, सारी लिटरली यार सारा वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा, सारे बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, लिटरली सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी जो ऑयल में डील कर रही हैं, जो डीजल में डील कर रही हैं, है कि नहीं? हुँ, सो इट्स जी। अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि अराउंड 100 साल से लेकर 200 साल तक की जो इन्वेंशंस हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, वो हमसे छुपाई गई हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। सो इट्स ऑल रियली क्रेजी यार। अगर हम इस बारे में सोचें, इट डज मेक सेंस अ लॉट, यू नो। क्योंकि निकोल टेस्ला अपने लाइफ टाइम में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिसके बारे में आप इस वक्त पढ़ते हो तो आप लिटरली आप एस्टॉनिश हो जाते हो कि हाउ ही वाज डूइंग सच थिंग्स, यू नो। तो maybe we should do a separate podcast about this, because I have researched about this a lot. So we can discuss about a century of inventions हुँ, which are being hid from us by the government. उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें भी हमें काफ़ी कुछ मिलेगा, रिसर्च करने को मिलेगा। क्योंकि यार अगर देखा जाए ह्यूमैनिटी ने जितनी तेज़ी से एडवांस किया है, सी फ्रॉम 1800 टू 1900s, एंड देन सी फ्रॉम 1900s टू 2023, एक बहुत मतलब कि अभी भी देखा जाए वी आर प्रोग्रेसिंग, मगर हम उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर रहे जितना हम पहले प्रोग्रेस कर रहे थे। थोड़ा सा हमारा जो है ना स्पीड, वो कम हुई है प्रोग्रेशन ये शायद प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं और हमें बताया नहीं जा रहा, हमें दिख वही नहीं ना। रही है वो प्रोग्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द थिंग, यू नो। तो आई डोंट बिलीव कि 1960s में हमने, हाँ, अगर 1960s में ह्यूमंस चले गए थे मून पे, देन व्हाई आरंट वी एबल टू गो टू मार्स येट? या सो आई थिंक सो वी शुड क्लोज दिस पॉडकास्ट नाउ। डू यू हैव एनी एंडिंग रिमार्क्स, अब्दुल्ला? यार अभी तुम कह रहे हो कि ये आखिरी है, मुझे लग रहा है ये अभी बहुत आगे और आनी है अगले कुछ महीनों में। तो बिल पास हो चुका है, मैंने अभी अभी 2 घंटे पहले ही वो देखी है न्यूज़, जब मैं रिसर्च कर रहा था अबाउट द एक्ट। तो या वी शुड एंड दिस नाउ। नहीं, जैसे मैंने बताया था कि हमने तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से। हम्म जैसे जैसे हमारे पास और मटेरियल आता जाएगा, हम प्लेलिस्ट अपडेट करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम्म बट फॉर नाउ दिस इज आई थिंक दिस शुड बी द एंड एपिसोड। बट जैसे ही हमें और मटेरियल मिलेगा मिलेगा हम इसकी एपिसोड 4 भी बनाएंगे। यप।
So let's finish this podcast over here, Abdullah. Do you have any ending remarks? Do you have anything to say? यार यही कि बस देखो, ब्लू बुक देखो, एनाक्लॉनिस्ट देखो, एरिया 51 देखो, वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्रीज। नेटफ्लिक्स की भी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज है, मैं तुझे भी रिकमेंड की थी, इसका नाम है टॉप यूएस सीक्रेट सीक्रेट, प्रोजेक्ट। हाँ, देखी थी मैंने। if anyone has a Netflix सब्सक्रिप्शन, देखो ज़रूर, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। और मैं तो काफ़ी हैरान हुआ था कि नेटफ्लिक्स पे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इट्स अ रियली गुड थिंग टू सी कि बिकॉज पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वन लास्ट थिंग, प्लीज़ कोई एंशिएंट एलियंस ना देखे, खुदा का वास्ता है। बहुत माइंड फक करता है यार वो, बहुत, एक तो लंबा है, 8 सीजन है मेरे ख्याल से उसके, आर्ट एग्जैजरेशन बहुत है उसमें। एग्जैजरेशन बहुत है, वो खुद ही थ्योरी बनाते हैं, फिर खुद ही उस थ्योरी को फैक्ट में तब्दील करते हैं, फिर अगली 2-3 एपिसोड बात करते हैं सॉरी हमारी थ्योरी सही नहीं थी। तो यार इट्स ऑल बीएस, प्लीज़ कोई एशियन एलियंस बिल्कुल भी ना देखे। ओके भाई, अपनी एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज़।